हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। इस एपिसोड की शुरुआत में रियू यून को बताती है कि मैंने पहाड़ से गिरकर खुद अपनी जान ली थी क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि तुमसे मिलने के लिए मुझे नया जन्म लेना होगा। यून पूछता है कि तुम्हें किसने कहा था, तो बताती है कि वह एक छोटा बच्चा था जिसने यह सब बताया और मुझे उसका चेहरा याद है। अब वह कहती है कि तुम बार बार थोड़ा थोड़ा गायब हो रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम पूरी तरह गायब होने वाले हो। तुम्हारा जाने का प्रोसीजर कब से शुरू होगा और तुम वापस मेरे पास कब आओगे? यून कहता है कि कभी कभी 1 हफ्ता या 1 महीना भी लग जाता है। वो कहती है कि इतना वेट तो मैं कर ही लूँगी। यून कहता है कि कई बार तो 1 या 2 साल तक भी चले जाता हूँ मैं। वो कहती है कि फिर मैं समझूँ कि तुम 2 साल तक मिलिट्री में चले गए। यून कहता है कि कई बार या 5 या 10 साल भी ले लेता है। वो हैरान होकर कहती है कि क्या बकवास है, समंदर पार रहने वाले कपल भी एक दूसरे से कभी ना कभी तो मिलते रहते हैं और मैं 10 साल तक तुम्हारी शक्ल भी देख नहीं सकती। तुम्हें इसे रोकना होगा, मैं इतना लंबा वेट नहीं कर सकती। यूं कुछ बोलने लगता है तो वह कहती है कि तुम मेटामॉर्फिज्म में जाती ही क्यों हो? अब समझी कि तुम यह सब करते क्यों हो, अपने बच्चों जैसी शक्ल बरकरार रखने के लिए तुम बार बार यह सब करते हो। अगर ऐसी बात है तो इस बार मत करो। मैं तुम्हें कभी नहीं कहा था या मत करो, मैंने तुम्हें कभी कहा तो नहीं, लेकिन तुम्हारी बच्चों वाली शक्ल मुझे परेशान कर देती है। अगर तुम थोड़े से बड़े दिखने लग जाओ तो बिल्कुल परफेक्ट लगोगे। तुम्हें देखकर भला कौन कह सकता है कि तुम 500 साल से भी ज़्यादा के हो? अगर तुम्हें अपनी खूबसूरती इतनी ही प्यारी है तो मैं तुम्हें मेकअप और फेस मास्क ला दिया करूँगी। तुम उन्हें यूज़ कर लेना और मेरे साथ ही थोड़े बूढ़े हो जाना। मेरे बनने के बाद तुम जो चाहे करते रहना। यून कुछ बोलने लगता है तो कहती है कि क्या तुम अपनी खूबसूरती कुर्बान नहीं कर सकते? तुमसे मिलने के लिए मैं कीड़े मकोड़े और गोबर में रहने वाली बीटल तक बनकर पैदा हुई, लेकिन तुमने अपना बेबी फेस कुर्बान नहीं किया। आज फैसला सुना दो कि तुम्हें अपना बच्चों जैसी शक्ल चाहिए या तुम्हें मेरे पास रहना है। कहती है कि आज तुम्हें फैसला करना होगा, अपनी बच्चों वाली शक्ल के साथ रहना है या मेरे साथ। यून कहता है कि मेरे बस में होता तो मैं फैसला कर लेता, मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। रियू कहती है कि अच्छा, मैं समझ गई, तुम अपने इरादे के पक्के हो। आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे अब दिमाग ठंडा करने के लिए टाइम चाहिए। यह बोलकर वो यून को बातें सुनाकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वह खड़ा देखता ही रहता है। घर आकर रियू कहती है कि मैंने क्या गोबर में ज़िंदगी इसलिए गुजारी थी कि आज मुझे यह सिलसिला मिलेगा? तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने भी उससे बहुत उम्मीदें लगाई थी, उसने तो आज मुझे गलत साबित कर दिया। यह बोलकर दोनों दूध पीने लग जाती है। इधर यून जब वह घर अपने वापस आता है तो अंदर देखता है कि डोंगू, पेरी और डोंग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को मारा पीटा भी होता है। वो दोनों डोंगू को रियू की फ्रेंड से दूर रहने को कह रहे थे, मगर वह कहता है कि 500 साल वेट करने के बाद एक लड़की मिली जो मुझे लाइक करती है और तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। वो पहली लड़की थी जिसने मुझे अट्रैक्टिव बोला। मैं उसके साथ खाना खा रहा था, मगर जब बिल देने का टाइम आया तो मैं गायब हो गया और उस बेचारी को पैसे देने पड़े। अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? अभी वो लोग जब यह बात कर रहे थे तो तीनों गायब होने लग जाते हैं। तीर पूरा गोल्डन होने लगता है, फिर बाद में वो काला होकर नीचे गिर जाता है और ये तीनों आपस में इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। इस पर वो सभी हैरान थे। बाद में उस तीर को देखते हुए वो सोचते हैं कि ये तीर बार बार गोल्डन और काला होता जा रहा है। पैरी कहता है कि पता नहीं इससे प्रॉब्लम क्या है। यून कहता है कि शायद इसमें कुछ खराबी हो गई है। पैरी कहता है कि फिर तुम पता लगाओ कि इसे क्या चाहिए, वैसे भी सारी गलती तुम्हारी थी। वहीं डोंगू चीख चीख कर कह रहा था कि मैं भी आज अपने पंख जला दूंगा ताकि मुझे मेरी प्यार के साथ रहना पड़े। मैं अपने प्यार को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस पर यून उसे माचिस लगा देता है। डोंगू कहता है कि यार तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है कि तुम अपने पंख कभी नहीं जला सकते, तुम इतनी गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर सके। डोंगू हैरान होकर कहता है कि फिर इसने खुद को आग कैसे लगा ली, इसने कैसे बर्दाश्त कर लिया? वो खुद को बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं खुद को आग नहीं लगा पाऊंगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा।
दूसरी तरफ जाही यून की फ़ोटो ऑफिसर दास के पास लाकर पूछता है कि क्या आप यून को अच्छी तरह जानते हैं, तो फिर मुझे भी बताइए कि वह कौन है। इस पर चीफ दास हैरान हो जाते हैं और उन्हें ना चाहते हुए भी सच बता देते हैं। घर पर बैठा यून सोच रहा था कि रियू ने बताया था कि उसे किसी बच्चे ने कहा था कि वह अपनी जान कुर्बान कर दे ताकि अगले जन्म में वो यून से मुलाकात कर सके। यून सोच रहा था कि आखिर वह बच्चा कौन हो सकता है जिसने बताया कि रियू के पास इंसानी रूप में जन्म लेने के बाद 2 मौके होंगे। बाद में वह बाहर जाता है तो उसके घर जाहे उसे मिलने आता है। डोगो उसे देख कर कहते हैं कि या तो प्रिंस जैसा लग रहा है, अरे या तो वही पागल किंग है ना। बाकी दोनों फौरन उसके मुंह पर हाथ रखते हैं। जाहे कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम क्या हो, तुम तीनों क्यूपिड हो ना। तो तीनों शौक हो जाते हैं। वो कहता है कि मुझे यून से बात करनी, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो। तो तीनों कमरे में चले जाते हैं। डोंगू कहता है कि एक पुलिस वाले को हमारा सच पता चल गया है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्या पता वो हमारे नाजुक पंख को जला दे। वो तीनों सोच रहे होते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ये क्यों आया है, जाही यहाँ क्या करने आया है। उधर यून जाही से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। वो उससे सोही की तस्वीर दिखाकर कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो, मुझे जानना है कि यह लड़की कौन है। यून पूछता है कि क्या तुम मेरे पुराने घर गए थे। जाही कहता है कि इंसानों से इजाज़त मांगते हैं लेकिन तुम वो तो हो ही नहीं। यह बताओ कि यह लड़की कौन है, क्या यह रियू है। यह सुनकर यून खामोश हो जाते हैं क्योंकि जाही सच कह रहा था। वो कहता है कि मुझे जानना है कि मैं तुम दोनों के बीच में क्यों फंसा हूँ। मुझे बताओ कि इस लड़की का हम दोनों से क्या ताल्लुक है और पिछले जन्म में क्या हुआ था। इस पर यून कहता है कि 500 साल पहले तुमने मुझे मार डाला था। वह हैरान होकर पूछता है कि अगर मैंने तुम्हें मार डाला था तो तुम जिंदा कैसे हो। यून कहता है कि तुमने तो देख ही लिया कि मैं इंसान नहीं हूँ कि मैं मर जाऊं। तुमने उस लड़की का पूछा ना, तो ये जान लो कि 500 साल पहले तुमने उसे मार डालने की कोशिश की थी। वह यह सुनकर हैरान हो जाता है। तभी यून को रियू का कॉल आता है जो उसे पूछती है कि मेरे सोते हुए कहीं तुम गायब नहीं हो जाओगे ना यून कहता है कि नहीं, मैं गायब नहीं होऊंगा। वो कहती है कि फिर तुम्हें कल सुबह उठते ही मुझे फ़ौरन कॉल करना होगा। वो ओके बोलकर फ़ोन बंद कर देता है। जाए भी उनकी बातें सुनकर किसी सोच में पड़ा होता है। बाद में जाही ये सोच रहा था कि यून ने उसे ऐसा क्यों कहा कि मैंने यून को मार डाला था और उस लड़की को भी मारने की कोशिश की थी और उसने कहा था कि हम दोनों को दोबारा आमने सामने भी वही लेकर आया है। वह किसकी बात कर रहा था। यह सब सोचने की कोशिश करता है कि वो कौन है जिसकी बात यून ने की। अगली सुबह रियू उठते ही यून को फ़ोन करने लगती है मगर वह फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। वो परेशान हो जाती है कहीं वह गायब तो नहीं हो गया। फिर उसका कॉल आता है तो रियू गुस्से में कहती है कि इतनी देर क्यों लगा दी। तो यून कहता है कि मैं अभी शावर लेके आया हूँ और फ़ोन करने ही वाला था। वो कहती है कि नहाने से पहले फ़ोन करना चाहिए था, तुम्हारा क्या भरोसा तुम कब गायब हो। वो डांट कर फ़ोन बंद कर देती है और यून देखता रह जाता है। बाद में यून रियू को छोड़ने के लिए आता है तो पूछती है कि कहीं तुम मेरे काम करते वक्त गायब तो ना हो जाओगे ना। तो उससे वादा लेती है लेकिन यून कहता है कि मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी भी गायब हो सकता हूँ। रियू गुस्से में आकर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है और यून उसे मनाने उसके पीछे आता है। वहाँ जाही अंदर अपनी डॉग को लेकर बैठा होता है। वो जाही से हंसकर बात करती है। यून ये सब देख रहा होता है। वो अपने डॉग का चेकअप करवाने लाया था। बाद में रियू उसका चेकअप करके जाही को बताती कि तुमने अपने डॉग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, अब यह हेल्दी है। जरूर इसने पिछले जन्म में कुछ काम किए होंगे कि तुम्हें ऐसा मालिक मिला है। यह बोलते हुए रियू की नज़र जाही की चोट पर पड़ती है तो उसे दवा निकाल कर देने लग जाती है। जाही उसे देखकर सोचता है कि हम दोबारा एक दूसरे से क्यों मिले और मैंने पिछले जन्म में तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की। वह सब सोच ही होता है और वह उठकर वहाँ से चला जाता है। रियू उसके पीछे आती है और वह भी आगे आगे चलता रहता है। बाहर आकर वो उसे ऑइंटमेंट देती है और कहती है कि तुम्हें अपने काम में अक्सर चोट लग जाती होगी ना, फिर दवा तुम्हारे पास होनी जरूर चाहिए, इसे अपनी चोट पर लगा लेना। यून ये सब देख रहा होता है। दूसरी तरफ रियू की फ्रेंड अपनी क्लास लेते हुए कहती है कि आज डोंगू नहीं आया। बाकी दोनों कहते हैं कि शायद उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिल गई होगी, हमें तो उससे बहुत जेलस हो रही है। यह सुनकर उसकी फ्रेंड
क्लास लेना शुरू कर देती है, मगर तभी डोंगू नजर आता है जो कहता है कि तुम मेरे लिए किसी सेलिब्रिटी से ज़्यादा खूबसूरत हो। तभी उसे समझ आता है कि वह सिर्फ ख्याल देख रही है। फिर वह खुद को संभाल कर क्लास लेना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ कुछ बच्चे एक बंद पड़ी गाड़ी में बैठकर खेल रहे थे। उन्हें अंदर से एक फ़ोन मिलता है जो कि जीना का फ़ोन था। एक आदमी आकर उन बच्चों को डांटता है कि तुम सब किसी की कार में ऐसे कैसे घुस सकते हो, बगैर इजाज़त के किसी के कार में नहीं जाते। वह आगे आकर कार की डिक्की खोलता है तो अंदर उस एम्प्लॉय की लाश मिलती है, जो देखते ही वह काफ़ी डर जाता है। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और उस कार पर जीना की लाश की फ़ोटोज़ बना लेती है। वहां से सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेती है और उस आदमी का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर जीना की लाश का पोस्टमार्टम करना शुरू किया जाता है और उसके नेल से किसी का डीएनए मिलता है। जीना के ऑफिस के लोग पुलिस को बताते हैं कि जीना ऑफिस के हर आदमी के साथ फ्लर्ट करती थी और उसी में से एक म्यून भी था। जब जीना को पता चला कि म्यून ने यूनसी का कत्ल का क्या है तो म्यून से दूर दूर लगने लगी। तो वह म्यून से दूर दूर रहने लगी। ऑफिसर दान बयान लेने के बाद यन से कहता है कि जीना को एसिडिटी थी और म्यून ने भी डिसीज वाली बुक दी होगी उसे, जैसे उसने यूनसी को एडल्ट्री वाली नोटबुक थी। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ तो गड़बड़ है। बाद में जाही म्यून को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर बताते हैं कि जीना की उंगली से तुम्हारा डीएनए मिला है। यह रिजल्ट पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ यूनसी को मारा है, जीना को मैंने नहीं मारा। जाही गले पर गला दबाने के निशान है, उसने खुद को बचाने के लिए तुम्हारे गले पर नोचा था। यह म्यून को याद आता है कि उसने जीना को फैक्ट्री में बुलाकर कहा था कि किसी दूसरे आदमी से मत मिला करो। जीना बोलती कि मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया था, मेरे हस्बैंड बनने की कोशिश मत करो। यह सुनकर वो उसका गला दबाने लग गया। जब उसे एहसास होता है तो वो रुक जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। जाही कहता है कि तुमने उसे इसलिए मारा क्योंकि वह तुम्हारे पास नहीं आ रही थी। म्यून कहता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। यहाँ दिखाया जाता है कि म्यून ने जीना का गला दबाने पर माफ़ी मांगी थी, मगर वो गुस्से में आकर वहाँ से चली गई। म्यून जाही दिखाता है कि जीना के पास से लाल नोटबुक मिली है। यह देखकर म्यून घबरा जाता और उनसे कहता है कि मैं यहाँ नहीं बैठना चाहता। वो दरवाज़ा बजाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे वापस जाना है। बाद में म्यून टीवी पर खबर देख रहा था जिसमें जीना की लाश मिलने के बारे में बताया जा रहा था। वह डरते हुए सोच रहा था कि क्या मुझे मारने के लिए वो जेल में आ जाएगा। नहीं, यहाँ मैं सेफ हूँ, यहाँ कोई नहीं आएगा। दूसरी तरफ तीर को देखते हुए पैरी और डोंग सोच रहे थे कि आखिर यह पूरा क्यों नहीं हो रहा है। पैरी कहता है कि भला क्या तुम्हारा निशाना चूका है कभी? जरा याद करो, इसी तीर को तुमने यून पर चलाया था और इसका निशाना यून पर नहीं लगा था। यहाँ वो दोनों याद करते हैं कि कैसे डोंग ने यून पर तीर चलाया था, मगर वो निशाना चूक गया और सबके पंख जम गए। डोंग ने तीर चलाया था इसलिए उसे यह सज़ा मिली कि वो डॉग बन गया। ये याद करके डोंग कहता है कि हाँ, यह तीर मुझसे ही चूका था। पैरी याद करके कहता है कि शायद मुझसे भी एक निशाना चूक गया है। डोंग पूछता है कि कब, मगर वह नहीं बताता। मगर तभी अचानक उन दोनों से रोशनी निकलने लगती है और वो दोनों पूरी तरह गायब हो जाते हैं। इधर डोंगू फूल लेकर रयू की फ्रेंड के पास आता है। वो बाहर से अंदर देखता है, मगर जब वह हिम्मत करके अंदर जाने लगता है तब वह गायब हो जाता है और पूरी तरह गायब होने पर उसके फूल और लेटर वहीं गिर जाते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें वो फूल और लेटर नीचे मिलता है। वो उन चीज़ों को उठाकर रयू की फ्रेंड को लाकर दे देते हैं और कहते हैं इस पर आपका नाम लिखा है। दोनों चीज़ें उनसे ले लेती है और एनवलप खोलती है तो उसमें से बिल के पैसे थे। वो उन चीज़ों को देखकर हैरान होते हैं और फिर भागती हुई बाहर निकल जाती है, मगर डोंगू उसे कहीं नज़र नहीं आता। वो इधर उधर देखती है और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।